Hello friends, welcome again to my another video, and in this video we are talking about fundamental rights in our constitution। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ fundamental rights, meaning of fundamental rights, and then we discuss about the some features of fundamental rights, and then we discuss particularly every of our fundamental rights. So fundamental rights are basic rights. fundamental rights क्या है? यहाँ पर मूल अधिकार हैं। जैसे कि हम कहते हैं जड़ जो है, जड़ वो है, ये क्या है? एक जड़ चीज़ है इंसान की, कि ये अगर ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक और नेचुरल राइट्स, विदाउट इट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी लिव। इट गिव ह्यूमन बीइंग्स टू अचीव हिज गोल, ड्रीम्स, होप एंड डेवलप हिज अपॉर्चुनिटी, पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है कि नेचुरल राइट्स हैं, बिकॉज रूसो से ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री। जो इंसान है वो पैदाइश से आज़ाद पैदा होता है। जो हमारे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक चलता है, 19 से लेकर 22 तक चलता है, इसी बारे में वो कहता है कि इंसान जीने का अधिकार है इंसान को। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ मैन्स एग्जिस्टेंस विदाउट वुड बी वर्थलेस। यानी कि अगर इंसान के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो उसके जीने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंसान के नेचुरल राइट्स हैं, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए, उसको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो the political institutions' role and responsibility mainly emphasize on empowering the people, especially the minorities, to live in dignity with right of equality, dignity and religious freedom. So यहाँ पर जो political institution है, political institution means government, national government, state government, national government means union government, central government मतलब। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार होती है, जो पार्लियामेंट में बैठती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं, जो लेजिस्लेटिव, इनकी अपनी जो विधायक पालिका जो होती है स्टेट की अपनी, ठीक है, जो वहाँ बैठती है, उनका अपना अपना अलग अलग एरिया होता है, जो डिसीजन होता है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका रोल ये है कि वो जो जनता है उसकी, जो सिटीजन्स हैं या फिर जिसको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उनको एम्पावर करे। एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, जो जिनकी आबादी में उनका हिस्सा कम है, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या है कि वो राइट्स को उनके प्रोटेक्ट करे और उनको राइट जो है यहाँ पर वो दे, जिसमें इक्वालिटी भी है, फ्रीडम भी है यहाँ पर, एंड रिलीजियस फ्रीडम, खासकर यहाँ पर डिग्निटी भी है कि इंसान इज़्ज़त से जी सके। यहाँ पर डिग्निटी मीन कि इंसान जो है इज़्ज़त से जीता है यहाँ पर। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज दैट आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, right of cultural and educational, right to constitutional remedies। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 6 टाइप्स के यहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक राइट जो है हमारा वो कम कर दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31, जिसको बाद में यहाँ पर हम अमेंडमेंट होता है जिससे उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है राइट्स। यहाँ पर आर्टिकल ही कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3, तीसरे हिस्से में संविधान के दिए गए हैं। 14 से लेकर यहाँ पर 32 तक ये दिए गए हैं। ठीक है, मगर जो नेचुरल राइट्स हैं उनसे ये ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि इंसान से स्टेट इनको नहीं ले सकता। ये ऐसे राइट्स हैं, ख़ासकर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के अंदर। तो
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम जो कहते हैं वो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है यहाँ पर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। अभी मैग्ना कार्टा यहाँ पे क्या था, यहाँ पर इन 1115 किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो अपने राइट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको सरेंडर कर डालते हैं अपने सिटीजन्स को। अब सरेंडर करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने कहा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब यहाँ पर, इसमें हम जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, तो हम जो कार्यपालिका है उसके जो अधिकार हैं उनको हम छीन रहे हैं एक तरह से, कि कार्यपालिका किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती पे कार्रवाई नहीं कर सकती, तो ये उसके पास पावर थी तो उसको हम छीन रहे हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को हम समझते हैं ऐसा कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं इनको हम। सो यहाँ पर 6 कैटेगरीज जो हम बात कर रहे थे कि 6 तरह के हमारे पास यहाँ पर राइट्स होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से हैं हमारे पास। राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, 5th cultural and educational rights from article 29 to 13, right to constitutional remedies article 32, एंड क्या कहते हैं हम यहाँ पर कि आर्टिकल यहाँ पर एक और था, यहाँ पर 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, इसको ये कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा होता है, और अमेंडमेंट 44 के ज़रिए से, जो कि 1978 में यहाँ पे किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था यहाँ पर। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इनको एक दूसरे के अगेंस्ट लिया जाता बार बार, इसलिए इसको हटा दिया गया था बाद में, क्योंकि ये डेवलपमेंट के रास्ते में भी एक तरह का रोड़ा बनता था उस टाइम के अंदर। ठीक है, देन अब आते हैं हम यहाँ पर जो फीचर्स हैं, जो यहाँ के फ़ायदे हैं फंडामेंटल राइट्स के, या फिर जो बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं उनके, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, और ये ऐसे राइट्स जो हैं कि इसको हम अब आप अचीव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, इनको हम इन्फोर्स करा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स कैन बी इन्फोर्स बाय सुप्रीम कोर्ट इफ़, जो हमारे यहाँ पर कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव है उसको एक्सप्लॉइट कर दी, हमें नहीं देती, हमसे छीनती है, उसको टेक अवे करती है। फंडामेंटल राइट्स अनलाइक ऑर्डिनरी legal rights are protected and granted by the constitution of the country. Some of rights are available only to the citizen, while other are available to all person, whether citizens, foreigners and legal person like corporation companies. तो ये वो राइट्स हैं जो ऑर्डिनरी राइट से भी ऊपर है। जैसे कि हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले भी फंडामेंटल राइट था, आज के टाइम में एक ऑर्डिनरी राइट है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी करता है, और ये आपको मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते, सुप्रीम कोर्ट जाके आप अपील कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नॉट सैक्रोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट। अब जो हम कह रहे हैं सैक्रोसेंट और परमानेंट क्यों नहीं है यहाँ पर, ये कि इनको हम छीन सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। परमानेंट यहाँ पर मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। वजह क्या है कि अमेंडमेंट 44 के ज़रिए से जब हम बात करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पर, तो ये क्या है कि ये परमानेंट नहीं है यहाँ पर, इसको हटा सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या कहते हैं हम कि जो गवर्नमेंट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है। और जैसे कि हम कहते हैं कि एमरजेंसीज़ होती हैं, ड्यूरिंग एमरजेंसीज़, तो ये जो राइट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है एकदम झट से, बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसे राइट हैं यहाँ पर। हालांकि ये क्या है कि फिर भी पावरफुल राइट्स यहाँ माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल राइट फंडामेंटल राइट्स ही यहाँ पर होते हैं, मगर रिस्ट्रिक्शन फिर भी इन पे होते हैं कुछ हद तक। राइट्स आर जस्टिशिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। ठीक है, वी कैन गो टू कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट्स। अगर उसको हमें नहीं मिल रहा है ये राइट्स, तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इसके लिए। सस्पेंशन ऑफ राइट,
अब ये जो राइट हैं इनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। एक्सपेक्ट यहाँ पर जो है एग्जम्पशन है 20 एंड 21 जो कि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, जीने के जो अधिकार चाहिए इंसान को, वो अधिकार यहाँ पे जो है उनको, उनके अलावा जितने सारे अधिकार हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं जो हम कहते हैं आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग, 361 आर्टिकल जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, जब इमरजेंसी लगती है तो इस राइट को छीना जा सकता है, यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ भी मतलब रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती हैं इसके ऊपर। सो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जो हमारे राइट्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स, पहला जो हमारा आता है सेक्शन वो ये आता है 14 to 18, 5 यहाँ पे हमारे पास अधिकार आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर। सो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, पर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आप किसी भी आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कानून के हिसाब से हर इंसान बराबर है बिल्कुल। मगर यहाँ पर एक क्या है कि एग्जम्पशन हो जाता है यहाँ पर, एज़ पर आर्टिकल 361, 361 आर्टिकल जो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आर नॉट answerable to any court for the exercise of their power, duties, and no civil or criminal proceeding can occur or continue against them in any court during their term of office। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर एग्जम्पशन पहली यहाँ पर क्या है कि ये एक तरह से इसका उलट है जो हम बात कर रहे हैं ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि जो प्रेसिडेंट है जब तक वो अपने ऑफिस के अंदर, जब तक अपने टेन्योर है, अपने कार्यकाल को काम कर रहा है वो, और जो गवर्नर्स हैं जैसे हम जानते हैं ना, राज्यपाल जिनको हम बोलते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर किसी भी कोर्ट के अंदर कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती जब तक वो अपने कार्यकाल को पूरा ना कर ले। इसके अंदर यहाँ पर एग्जम्पशन है आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 361 ये क्या कहता है, नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग कैन ऑकर ऑन पर्सन पब्लिशिंग एनी सब्सटेंशियल ट्रू रिपोर्ट ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसी का अलग पार्ट है यहाँ पर आर्टिकल 361, ये भी एक एग्जम्पशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर कि कोई पर्सन अगर कोई ट्रू रिपोर्ट जारी करता है, मतलब असल कार्रवाई जो हमारी चल रही है यहाँ पर लेजिस्लेचर के अंदर या फिर पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट है, कहीं पर भी जो काम चल रहा है उसकी ट्रू रिपोर्ट जारी करता है जो असलियत है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी कोर्ट के जरिए से। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कर सकती नहीं मतलब कार्रवाई यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 195, ये है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। इसमें क्या है कि जब कोई काम चल रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, तो उसने कोई काम करा, अपना वोट दिया किसी कमेटी को, किसी बारे में कुछ काम में मतलब उसने बोला, तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, कोर्ट को जवाब नहीं देगा वो इसके अंदर। ठीक है, उस पर कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, द फॉरेन सोवरेन रूलर, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। जो बाहर से आने वाले यहाँ पर शासक हैं, राजा जो आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो, जो वहाँ का रूलर होगा, डिप्लोमेट्स आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, उनको हम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन पर नहीं चल सकती यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो उनके देश के अंदर ही चलेगी यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई किसी भी बेस के ऊपर आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, मतलब इसका ख़ात्मा किया जा रहा है। इसमें क्या था कि बराबर कहा गया कि बराबर है सबके कानून के सामने। इसमें क्या है कि बराबर क्या है कि हम ख़त्म ही कर डालते हैं, कोई भेदभाव ही नहीं समाज के अंदर, एंड करते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन का बिल्कुल। मगर यहाँ पर भी एग्जाम्पशन आ जाते हैं फिर से कि आपके अंदर क्या है कि सर्टेन प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर वीमेन
children, citizen from any society or educationally backward classes for their upliftment, reservation and access to free education। अब देखिए, ये भी हम बात करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन ने ख़त्म किया गया था उसकी उलट बात कहता है यहाँ पर, मगर दिस इज़ वेरी असेंशियल फॉर देम। वजह क्या है यहाँ पर, मान लीजिए कुछ समाज के अंदर लोग, जैसे हम कहते हैं ना आदिवासी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आती हैं यहाँ पर, स्पेशली माइनॉरिटीज़, वीमेन एंड चिल्ड्रंस। वीमेन के बारे में ख़ासकर यहाँ पर ये है, जैसे कि हम मानते हैं कि 100% जो 100% हैं लोग, उसमें से 33% तक जो सीटें हैं वो, या कुछ हम जो हिस्सेदारी है महिलाओं के लिए आरक्षित कर डालते हैं यहाँ पर, ओबीसी इसके लिए कर डालते हैं, SC ST के लिए कर डालते हैं, कुछ कोटा आरक्षित कर डालते हैं। वजह क्या है यहाँ पर कि ये जो लोग हैं समाज में पिछड़ चुके हैं, समाज में जो मुख्य धारा है, हम कहते हैं ना जो काम चल रहा है उससे ये पीछे रह चुके हैं। तो इनको अगर की ज़रूरत क्या है कि इनको चाहिए स्पेशल प्रिविलेजेस, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं रिजर्वेशन। स्पेशल यहाँ पर एक्सेस देते हैं हम किसी चीज़ की तरफ, इनको फ्री एजुकेशन देते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन देते हैं जॉब्स के अंदर, स्कूल के अंदर सीट्स इनके लिए हम रिज़र्व कर डालते हैं कि इतनी सीट्स सिर्फ इनको ही मिलेंगी। वजह क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं जो जनरल लोग हैं उनको तो मिल जाएगा काम, सीट भी मिल जाएगी, जॉब्स भी मिल जाएंगी उनको, तो इनका हिस्सा कहाँ चला जाएगा अगर वही ले जाएंगे सब कुछ। तो उनको थोड़ा सा हम कम करके इनको बढ़ा डालते हैं यहाँ पर, मतलब उनका अधिकार थोड़ा सा इनको अधिकार दे डालते हैं हम, ताकि ये जो लोग हैं देश के अंदर इक्वालिटी आ सके, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सके समाज के अंदर से, ठीक है। इसी के अंदर आता है आर्टिकल 16, इसी की हम देखें तो चलते हैं फ्लो में, तो ये चीज़ निकल के आती है, क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ये कहता है कि भाई जॉब के बारे में, ख़ास तौर पर ये काम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट है खासकर पब्लिक ऑफिस के अंदर एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो समाज के अंदर पर्सन हैं, जो सिटीज़न हैं, सबका अधिकार है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के मैटर के अंदर। जैसे कि आप कभी देखते होंगे धर्म के आधार पे जॉब्स नहीं मिलती बहुत सी बार लोगों को। कई बार आपने कभी ट्राई करा होगा प्राइवेट जॉब्स के अंदर, तो आपने ये कहा होगा कि उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा कि जॉब नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि वैकेंसी है, फिर आपसे उन्होंने नाम पूछा आपका, जिन्होंने कह दिया कि वैकेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि आपका धर्म पता चल जाता है आपके नाम से, उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से ऐसा उनका मानना होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसा होना बिल्कुल भी गलत है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। दीज आर प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन। अब यहाँ पर फिर चीज़ आ जाती है एग्जाम्पशन, बताया मैंने अभी आपको, ये बताया था मैंने कि रिजर्वेशन है जॉब्स के अंदर, ये इतना कोटा इसके लिए है, ओबीसी इसके लिए है, इतना कोटा SC है, इतना कोटा ST के लिए है, ये चीज़ जो हो ना ये इसके अंदर आता है। फिर आता है देन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है। छुआछूत को ख़त्म कर देने के बारे में कहा गया है कि इसका हम बिल्कुल सफाया कर डालते हैं समाज से, ठीक है। अगर कोई ये चीज़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने क्या क्या ऑफेंस के बारे में क्या कहा गया है कि कौन कौन से ऑफेंस हैं, जो अपराध हैं जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, वो क्या है। अगर किसी, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि किसी व्यक्ति को पाया गया ऐसा करते हुए, तो पहली चीज़ तो वो ये हो जाएगा कि वो डिसक्वालीफाइड है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता पार्लियामेंट का, और ना ही स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसका, मतलब सेंटर और स्टेट डिस्ट्रिक्ट किसी भी लेवल पे वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो ख़त्म हो गई इसकी ज़िंदगी वहाँ से, तो करियर ख़त्म उसका वहाँ से बिल्कुल। दूसरा क्या है यहाँ पर ऑफेंस, क्या है कि आप प्रीचिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे कि आपसे किसी ने, आप कह डालते हैं कि हाँ ये ऊंच जात का है, नीच जात का है, इसके साथ बैठो मत, इसके साथ खाना मत शेयर करो, इसके साथ मतलब पढ़ो नहीं बैठकर, घूमो फिरो नहीं, तो ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पर छुआछूत की निशानी है इस चीज़ की, ठीक है। और आप जैसे कि आपने कहा कि भाई मेरी शॉप में आपको आना मना है बिल्कुल, कि आप इस जात की हो, हमारे यहाँ नहीं आ सकते, ये चीज़ आप पढ़ने नहीं आ सकते हमारे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, शॉप के अंदर नहीं आ सकते, तो ये सब चीज़ें क्या हैं ऑफेंस है,
अनटचेबिलिटी का, यहाँ पर छुआछूत का जो हम अधिकार है, जो आर्टिकल 17 है उसका ये ऑफेंस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में रोकने से रोकने के लिए जो चीज़ की जा सकती है, जो रोका जा सकता है, भेदभाव किया जाता है छुआछूत के आधार पे, उसके खिलाफ़ कार्रवाई बहुत से सख्त यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। देन आता है हमारा आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे अंग्रेज़ों ने टाइटल दे रखे थे सर टाइप का बोलते थे, जैसे हम सर, जैसे हम कहते हैं ना टैगोर, उनका भी टाइटल था रविंद्रनाथ टैगोर, जो थे ठाकुर थे, मतलब उनको टैगोर कर दिया था अंग्रेज़ों ने बोलते बोलते, तो सर का टाइटल दिया गया था उनको। तो ये जो टाइटल्स हैं इनका एंड किया गया यहाँ पर, इसका अपोजिशन किया गया। एक्सेम्पशन यहाँ पर कौन कौन से हैं, एकेडमिक एंड मिलिट्री। एकेडमी और मिलिट्री के अंदर आपको जो है टाइटल्स दिए जा सकते हैं, जैसे आप जानते होंगे एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खेल के क्षेत्र में भी मिलते हैं, जो खेल हैं वहाँ पर भी मिलते हैं टाइटल्स वगैरह, वहाँ भी मिल सकते हैं। और जो मिलिट्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ठीक है, भारत रत्न है, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं ये सब इसी टाइटल्स के अंदर आते हैं। तो ये देना सही है, मगर सिर्फ एजुकेशनल और जो मिलिट्री है उसके अंदर भी आजकल जो खेल वगैरह है उसके अंदर ही मिल रहा है ये। अब दूसरा इसमें क्या 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 कहा गया है भाई, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ये जो इंडियन सिटीजन से इनको रोकता है कि आप किसी बाहर के नेशन से कोई टाइटल लें, मतलब बाहर का जो नेशन है वो आपको टाइटल दे सकता है, मगर जो एकेडमिक है ख़ासकर वो दे सकता है। यहाँ पर जो मिलता भी आता है एकेडमिक ही मिलता है, यहाँ पर नोबल पुरस्कार जो हम मानते हैं वो मिलता है, बहुत सारे इसके अलावा भी पुरस्कार होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो मिलिट्री है वो तो आपको देश से ही मिलेगा आपके, क्योंकि मिलिट्री तो आप देश की ज्वाइन करोगे आप, तो आप बाहर से नहीं एक्सेप्ट कर सकते यहाँ पर। देन फिर यहाँ पर क्या है कि भाई जो बाहर का कोई बंदा है, फॉरेन होल्डिंग इस पास टाइटल है, तो वो इंडिया के अंदर आता है, वो एक्सेप्ट करता है स्टेट उसको या नहीं, वो अलग मुद्दा है यहाँ पर, कि वो जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इसको लूँ या ना लूँ, या मैं लेके जो टाइटल है इसको इंडिया में आऊँ, ये टाइटल छोड़कर वहाँ पर आऊँ। जो फ़ॉरेन है वो भी वही चीज़ है, यहाँ पे जो इंडिया में आएगा तो वो बात करेगा इस बारे के अंदर पहले। तो यहाँ पर क्या था, हमारा आर्टिकल 14 से लेकर हमने आर्टिकल 18 तक जाना, फ्रीडम, वो जो इक्वालिटी है उसके बारे में जाना। पहला था यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेशन का हम एंड कर डालते हैं, आर्टिकल 15 ये बात करता है, देखिए मैं दिखा डालता हूँ आपको, यहाँ पर आ गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देन आता है यहाँ पर इक्वल अबॉलिशन, नहीं इक्वल, थोड़ा पे आगे आ गया, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन आता है यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देन आता है यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट 6 राइट्स यहाँ पर, ठीक है। जो 6 राइट हैं उनको गारंटीज़ करता है, यहाँ पे 6 गारंटीज़ देता है राइट्स के बारे में। तो ये फ्रीडम के बारे में है, तो इसमें 6 तरह की फ्रीडम बताई गई है पहले 19वें आर्टिकल के अंदर। कौन कौन सी हैं यहाँ पर, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बी his own views. You can share your own views, opinion, beliefs and conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing और in any other matter, ठीक है, मैनर, जैसे कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं सोशल मीडिया। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने मुंह से अपने जो व्यूज़ हैं, थॉट्स से उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो आप लिख के करें, चाहे आप किताब छपवाएं उसके बारे में, पिक्चर बनाएं, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में ज़माना है सोशल मीडिया का, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, मगर बात का ध्यान रखना ही होता है कि भाई आप जो चीज़ करें वो देश के ख़िलाफ़ ना हो, कोई ऐसी बात ना आप बोले जो देश के ख़िलाफ़ जाए यहाँ पर, ठीक है। राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप जो असेंबली है उसको यहाँ पर
बुला सकते हैं, मीटिंग शुरू कर सकते हैं, मगर हथियार वहाँ पर नहीं होने चाहिए। इंक्लूडिंग द राइट होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट पोजेशन विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड। ठीक है, मगर ये प्रोटेक्ट नहीं करता वायलेशन को। ठीक है, देन आता है यहाँ पर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 19 में जो थर्ड यहाँ पर राइट जो प्रोटेक्ट करता है वो ये है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, यहाँ पर क्लब्स खोल सकते हैं, यहाँ पर ये सब आपको राइट है यहाँ पर। फिर है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देश में कहीं पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, मगर जो एक बात ध्यान रखनी हो, कंटेंट जो आप जानते हो कंटेनमेंट एरियाज़ जो होते हैं जहाँ आर्मीज़ होती हैं ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे जाना थोड़ा मना होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का मामला होता है, सिक्योरिटी का मामला हो जाता है देश की, तो वहाँ जा सकते नहीं है। मगर हाँ ये है कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली जा सकते हैं इंडिया से बाहर घूमने के लिए, आपके पास पूरी तरह से आज़ादी है यहाँ पर। देन आता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप देश के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं। एग्जम्पशन पहला देखिए, आर्टिकल 372 जो ख़त्म हो चुका है, जिसमें ये था कि आप देश में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, मगर कश्मीर में जाके आप नहीं रह सकते, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब आप जाके जो कश्मीर है वहाँ जाके भी रह सकते हैं। देन फिर एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि आप जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो प्रोटेक्टिंग ट्राइबल एरियाज़ हैं, आप वहाँ जाके नहीं रह सकते। चाहे आप ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं, जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, उनके लिए ख़ास तौर पे है यहाँ पर, मगर जो इंडियंस हैं उनके लिए भी यही है कि आप उन जगह पे जाके नहीं सकते। वजह क्या है, यहाँ पर उनका जो कल्चर है और जो उनका कस्टम है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कहा गया है, ऐसा कि भाई उनकी जो संस्कृति है हम उसको बर्बाद ना कर दें, इसलिए बेहतर है कि हम जगह देख लें मगर रह सकते नहीं हैं वहाँ पर हम। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आप कोई सा भी कारोबार काम धंधा कर सकते हैं, मगर जो इमोरल हो वो नहीं कर सकते। जो यहाँ पर इलीगल हो, ड्रग्स की तस्करी है वो नहीं कर सकते आप। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग आता है इसमें, वो चीज़ आप नहीं कर सकते यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, चोरी भी नहीं कर सकते, ये बात भी, डाका भी डाल सकते नहीं हो आप। ठीक है, ये काम तो करना ही नहीं है आपको वैसे भी, तो ये काम आप नहीं कर सकते यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि जो आपने अपराध कर दिए हैं, अपराधों के प्रति आपकी रक्षा। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आपने कोई अधिकार अपराध कर दिया, सज़ा मिल गई आपको, दोबारा सज़ा आपको उसकी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बारे में ये कहता है कि आपके बारे में कि आप जो अपनी ज़िंदगी है, एक तरह से हम कहते हैं राइट टू लाइफ है एक तरह का। ठीक है, इट ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreign or legal person like a company or a corporation। ये क्या है कि भाई किसी इंसान को, चाहे वो इंडिया का हो, बाहर का हो, या कंपनी हो, कोई एसोसिएशन हो, उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर किस तरह से करता है रक्षा, ये मान लीजिए, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स at the time for the commission of act or subjected to a penalty greater than that prescribed by the law। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इंसान ने अपराध करा है, उस अपराध के अलावा उसके ऊपर उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती जो उस समय लगा हुआ था, मतलब जो मतलब जो कानून था उस समय के अकॉर्डिंग जो कमीशन किया गया था यहाँ पर। ठीक है, और जब उसने पेनल्टी दे दी है तो वो उतनी ही पेनल्टी दे जो उस लॉ के अंदर बताई गई है यहाँ पर। देन आता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। जो आपने एक अपराध करा है उसके लिए आपको 12 पनिश नहीं किया जा सकता। देन आता है नो पर्सन अक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपिटेड टू बी अ विटनेस हिमसेल्फ अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि आप अपने किए हुए अपराध के खुद यहाँ पर चश्म गवाह नहीं बन सकते। देन आता है यहाँ पर आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल लिबर्टी सॉरी। ठीक है, ये बात करता है आपकी ज़िंदगी के जीने का अधिकार है आपको। ठीक है,
इट डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। एग्जेम्पशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिशिंग बाय लॉ द राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। कि आपको जीने का अधिकार है चाहे आप देश के बाहर के नागरिक हैं या बाहर के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जेम्पशन होते हैं यहाँ पर। द राइट टू लाइफ इज़ नॉट मेरेली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंट। मतलब यहाँ पर ही कहा गया है कि भाई आपको जीने का अधिकार है, जो आपकी जो पर्सनल आज़ादी है वो आपको दी जाएगी। हाँ, मगर आपको ऊपर जो हम कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी रहेगी, नेगेटिव लिबर्टी यहाँ पर नहीं रहेगी। नेगेटिव लिबर्टी मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपको खुली आज़ादी से जो चाहो आप करो, वो नहीं होगी। यहाँ पर आपके लिए नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर होंगे यहाँ पर। देन है इसी का पार्ट बनता है यहाँ पर आर्टिकल 21। इसको यहाँ पर बाद में शामिल किया गया था, अमेंडमेंट 86 के ज़रिए से शामिल किया गया था। हाँ ठीक है, 2002 के अंदर शामिल किया गया था, क्योंकि ये माना गया कि जो राइट टू एजुकेशन है वो जीने का अधिकार के अंदर आता है। कि अगर आप ज़िंदा रहना है तो आपको उसके लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इसमें क्या है कि जो स्टेट का ये काम है कि वो फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रंस को 6 साल से जो 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, उनको ये प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगी, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो शामिल होगी यहाँ पर। ठीक है, हायर या फिर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो इसमें शामिल नहीं है यहाँ पर। इसको शामिल किया गया था यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था 86वां, उसके इसको शामिल किया गया था यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर क्या था, ये पार्ट 4 में था, ये पार्ट 3 में इसको बाद में लाया गया यहाँ से। आर्टिकल 45 था पहले ये। ठीक है, इसको चेंज करके यहाँ पर लाया गया। जैसे कि हम कहते हैं ना राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हटा के आगे भेज दिया, इसको पीछे लेकर आ गए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि जब आप कैद में हों आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो अधिकार है, ठीक है, जो सज़ा काट चुके हैं, जब आप अरेस्ट हो रहे हैं उस तक के जो अधिकार होंगे वो आपके ये हैं। मतलब वही है कि जो आपकी आज़ादी ख़तरे में आ गई अब, या फिर आप कैद में आ गए, जो चली गई है आपकी, उसके भी अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 2 तरह के यहाँ पे अधिकार हैं। पहला तो आता है प्यूनिटिव, दूसरा आता है यहाँ पर प्रिवेंटिव यहाँ पर वो अधिकार है पनिशमेंट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, कि आपको पनिशमेंट मिल गई बिना आपके ऊपर जो ट्रायल चले बगैर यहाँ पर। दूसरा जो होता है यहाँ पे प्यूनिटिव, पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या कहा गया इसके अंदर। जैसे कि पहला आता है प्यूनिटिव, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि आपको बताया जाएगा आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, जब आपको अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ पे, मतलब आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है यहाँ पर, तो आपके पास मौका होना चाहिए अपनी तरफ से किसी को पेश करने का। यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि आप अपने जैसे वकील को ला सकें यहाँ पर। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी लाइफ। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर आपको पेश नहीं किया गया तो आपको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये है। दूसरा जो पार्ट आता है इसके अंदर वो था यहाँ पे प्रिवेंटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव ये कहता है कि भाई जब आपको डिटेंशन में रखा गया बिना किसी अपराध के शामिल हुए, ठीक है, पनिशमेंट मिल रही है यहाँ पे, क्या कहा गया है इसके अंदर भाई। ठीक है, जो इंडियन है जो इंडियन नहीं उसके दौर के बारे में यहाँ पर है। द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सटेंड 3 मंथ, आपको 3 महीने से ज़्यादा जेल में रखा नहीं जा सकता बिना आपका अपराध साबित हुए। ठीक है, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंटिव, मतलब जिसको रखा गया है उसको कम्युनिकेशन का यहाँ पे सोर्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसको मौका मिले अपने बचाव के लिए वकील को या किसी सलाहकार को पेश करने का। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है यहाँ पर 2 आगे जो हमारे जो राइट आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24।
क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा पहला आर्टिकल 23, जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना मतलब इंसान को बेचना खरीदना, पहली चीज़ तो ये बिल्कुल बैन है। इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही बैन है। दूसरा आता है बेगार। ये बेगर नहीं है, ये बेगार है। बेगार मजदूरी का मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। कि मतलब ये है कि किसी ने मान लीजिए किसी साहूकार ने, बड़े बनिए ने किसी बच्चे के माँ बाप को पैसे दे डाले और माँ बाप उसके पैसों को चुका नहीं पाए। बच्चों बदले में क्या करा, माँ बाप ने अपने बच्चे को दे डाला साहूकार को या फिर जो ज़मींदार है उसको। तो ज़मींदार उससे पैसे से उस बच्चे से ये काम करवाएगा या फिर उस इंसान से काम करवाएगा, बच्चा भी होता है वहाँ पर और जवान युवा इंसान भी हो सकता है वहाँ पर, और उससे काम कराएगा मगर उसको पेमेंट नहीं देगा। तो ये चीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर, बिल्कुल बैन है ऐसा करवाना। इसमें हम देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं पकड़ भी जा चुके हैं, बहुत सारे कार्रवाइयाँ इस पर होती हैं यहाँ पर। द राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीज़न ऑफ इंडिया एज वेल एज नॉन सिटीज़न इंडिया। अब यहाँ पर यही है ना कि कुछ इंडियन भी काम कर सकते हैं ऐसा। जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वो इंडियन के अलावा तो बाहर के लोग भी आ सकते हैं ना लगे, तो उनसे फिर बेकार मजदूरी करवाना ये बैन है बिल्कुल। तो इंडिया का हो चाहे वो इंडिया के बाहर का हो, दोनों की नहीं ये राइट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं। प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि हम किसको कहते हैं, वेश्यावृत्ति। ठीक है, तो कोठे वगैरह जो खुले होते हैं, बार्स खुले होते हैं, उसमें ये चीज़ें जहाँ पर सेक्स वगैरह का कारोबार चलता है, तो वो चीज़ बिल्कुल बैन है यहाँ पर। ठीक है, देवदासी। देवदासी का मतलब आप ये जानते होंगे कि जो भगवान हैं उनसे जो ब्याह कर दिया जाता है औरत का, तो फिर वो उनकी बीवी बन के रहती है और उसकी ज़िंदगी वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है उसके अंदर ही। तीसरा है यहाँ पे स्लेवरी, ग़ुलामी करवाना, तो ये बैन है यहाँ पर। इसमें क्या बताया गया है, द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1957 has been enacted to deal with the violation of this fundamental rights। इसको करने के लिए ऐसे बगैर मतलब ये गलत कारोबार करने को रोकने के लिए 1956 के अंदर कानून बनाया गया था इस फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए। देन आता है यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 बाल मजदूरी निषेध अधिकार। ठीक है, कानून। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, बच्चे जो हैं शुरुआत के अंदर इसमें क्या था कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो हम जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, ठीक है, खदानें हैं, उनमें ये काम बच्चे नहीं करेंगे। हालांकि इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं, सेक्टर से बच्चे वहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1986 renamed as Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulating Act 1986 in 2026 especially deal with the violation to relate of this right। Before this act यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो चाइल्ड लेबर थी वो चलती थी बहुत ज़्यादा, मगर व्हेन 2016 अमेंडमेंट पास्ड, कंप्लीट एक्ट पास किया गया इसके अंदर, तो इसमें क्या किया गया, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर। ठीक है, ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। जो बच्चे हैं 14 से बच्चे कम उम्र के बच्चे हैं उनका बाद में हर तरह के काम के अंदर उनको बैन कर दिया। बच्चे छोटे बच्चे जो हैं ये काम, अब कोई काम वो नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे वो। ठीक है, ऑल्सो प्रोहिबिटेड एडोलेसेंट, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं टीनेजर, 14 से लेकर 18 तक के जो बच्चे होते हैं उनको भी इस काम पे से हटाया गया। ठीक है, तो ये था कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का फंडामेंटल राइट्स है। कहीं पर आप ऐसा काम होता हो देखते हैं तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपके बच्चे से ये काम करवाया जा सकता है, तो इतना एजुकेटेड है तो वो जाके अपने कार्रवाई भी करवा सकता है इसके खिलाफ। ठीक है,
अब देन जो राइट्स यहाँ पर आते हैं वो हमारे रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें आता है आर्टिकल 25, 28 तक जाते हैं ये। पहला इसमें आता है आर्टिकल 25, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, यानी कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, ठीक है। तो ये इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, दोनों के लिए ये अवेलेबल है, दोनों के लिए फंडामेंटल राइट है इंडिया के अंदर। अगर कोई नॉन इंडियन भी होगा तो उसको भी ये राइट दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग उसको इन्फोर्स कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से भी। कॉन्शियसनेस, पहला यहाँ पर क्या है कि क्या पॉइंट क्या कहता है भाई कि आपकी जो मनोवृत्ति है, मतलब अपने दिमाग के आधार पर, सोच समझ के आधार पर आप चाहे अ पर्सन में और मे नॉट चूज़ टू फॉलो एनी रीजन, इंसान की मर्ज़ी है आपके पास कि आप धर्म को चाहे माने, चाहे नास्तिक रहें, चाहे आस्तिक बन जाए, ठीक है। फिर आता है राइट टू प्रोफेस, यानी कि इट्स मीन्स वन कैन डिक्लेयर हीज हर रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो इंसान है वो अपने मुंह से इसका ऐलान कर सकता है कि मैं इस धर्म को मानने वाला हूँ, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस, परफॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनी एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज़। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, पीपल मे प्रैक्टिस देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओपनली, ठीक है, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता इसके अंदर। राइट टू प्रोपगेट, आर्टिकल 25 ऑल्सो गिव पावर टू प्रोपगेट देयर रिलीजन। आप अपने धर्म को भी यहाँ पर प्रोपगेट कर सकते हैं, मतलब क्या है कि अपने धर्म का प्रचार करना, कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मुसलमान हैं तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मगर आपको हारमनी बना के रखनी होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। लिमिटेशन अब इसके अंदर आती है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है ये, कंट्रोवर्शियल हमेशा। क्या है कि स्टेट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। हारमनी बनाने के लिए स्टेट जो है, पीस मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है इसके ऊपर रोक लगा सकती है, ठीक है, देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स। सोशल एविल्स मतलब यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं धर्म के जो नाम पर चलती हैं, सच एज सती, बेगमी एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। सती तो आप जानते ही होंगे कि जो औरत है उसको आदमी की चिता के ऊपर जलाया जाएगा, मतलब अपने पति की चिता के ऊपर जला देते थे पहले ज़माने के अंदर, ये चीज़ चलती थी, अब ये बैन है। बेगम मतलब यहाँ पे क्या है, पॉलीएंड्री ऑन एंड पॉलीगैमी, मीन्स से एक आदमी की कई ज़्यादा बीवियाँ, एक औरत की कई ज़्यादा पति, ऐसा होना। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब मानव बलि, इसके ऊपर भी बैन लगाया गया यहाँ पर। सच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है इनको हम इम्पोज नहीं कर सकते, लगा सकते हैं मगर रेगुलर नहीं कर सकते इसको। हाँ, ये जो सेक्रीफाइसेस वगैरह जो चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बुराइयाँ हैं सामाजिक, उनको ख़त्म किया जा सकता है, करेगा स्टेट, ये काम स्टेट का है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर भी आता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने धार्मिक क्रियाकलाप को मैनेज करने का बस अधिकार है यहाँ पर, आर्टिकल 26 ये कहता है। प्रोवाइड्स एवरी रिलीजियस डेमोस्ट्रेशन, सेक्ट हो समाज का या वर्ग हो आपके, जो हम कहते हैं ना कि भाई अलग अलग पंथों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, जैसे आप मुस्लिम्स में देखेंगे शिया हैं तो वो मारते हैं अपने आप को मुहर्रम के दिन, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं मगर दूसरे को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना। हालांकि ये बुराई है मगर आपके सेक्ट के अंदर ऐसा होता है तो आप उसको एक लिमिट के अंदर कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर यात्राएँ निकलती हैं लंबी लंबी, हिंदू धर्म के अंदर आप देखेंगे जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, अयोध्या के अंदर यात्रा निकल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। जो क्रिश्चियंस होते हैं, अभी आप क्रिसमस का टाइम चल रहा है, आप देखेंगे
कि अब तो खैर हो चुकी होंगी, इनके अंदर भी यात्राएं निकलती हैं जिसमें मदर मेरी का वो बर्थडे वगैरह मनाते हैं। तो ये चीज़ आप क्या है कर सकते हैं, आपके पास पावर है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने जो अफेयर्स हैं उनको कर सकते हैं। इट ऑल्सो एम्पावर द रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, कि आप अपने धर्म के अनुसार अपनी जो चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सकते हैं खुद ब खुद। मोरओवर द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू एवरी रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन। ज़मीन खरीद सकते हैं धर्म के लिए, अपने धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, और बेच भी सकते हैं उसको यहाँ पर, ठीक है। देन आता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, आर्टिकल 27। यानी कि अगर आप कोई अपना धार्मिक काम कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट ले डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेटेड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड रिलीजियस डोमिनेशन। आप अपने धर्म के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट से दैट नो पब्लिक मनी कलेक्शन थ्रू टैक्सेस शैल बी स्पेंड फॉर द प्रमोशन और मेंटेन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग और सपोर्टिंग एनी रिलीजन ओवर द अदर इज प्रोहिबिटेड। इट प्रोहिबिट ओनली लेवली ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फ्री फी। यानी कि आप क्या है कि किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर आप उसके लिए काम कर सकते हैं। एक तरह से ही बात कहना चाह रहा है, ठीक है, मतलब बात को घुमाया जा रहा है यहाँ पर। द पर्पस ऑफ अ फी टू इज़ टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट अ मेंटेन रिलीजन। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टीचर लगाया हुआ पढ़ाने के लिए, तो आपको उसको फीस देंगे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, उसके ज़रिए से आप अर्न भी तो कर रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहा है वो अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आप अपने धर्म की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है, सीधी सी बात। इसका मतलब यहाँ पर ये है, आर्टिकल स्टेटेड नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state territory of India funds। पहली बात तो ये है कि आप जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अंदर जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको नहीं मान सकते। जी, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि आप जो स्टेट जो जैसे सरकारी स्कूल होता है, हम बात करते हैं सरकार क्या है, सेक्युलर है, तो वहाँ पर कोई ऐसी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आपकी धार्मिक स्कूल के अंदर लग जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके धार्मिक क्रियाकलापों को फॉलो करेंगे, जो उनके इंस्ट्रक्शन हैं उसको आप नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको लगता है तो आपको फॉलो करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, वरना आपके ऊपर कोई भी सब प्रेशर यहाँ पर डाल के आपसे वो फॉलो नहीं करा सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर आप वही करेंगे, कार्रवाई होगी यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर आर्टिकल 29 एंड 30। पहला आर्टिकल यहाँ पर 29 ही क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके जो राइट्स, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके प्रोटेक्शन। यहाँ पर देखिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उसका पहला प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि समाज में वो उनको धकेला गया है बैकग्राउंड के अंदर। जो हाशिया है समाज का उसको मेन लाइन से काट के उनको साइड में कर दिया गया है। तो उनके लिए ज़रूरी क्या है भाई, उनको तो प्रोविज़न चाहिए ख़ास तौर पर जिनसे उनको फ़ायदा मिले। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो क्या है, प्रोवाइड्स दैट एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इट प्रोवाइड द राइट टू अ ग्रुप सैंक्शन कम्युनिटी ऑफ अ पीपल। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है, जैसे हम कहते हैं ट्राइबल लोग से,
कुछ यूनिक्स लोग होते हैं, कुछ अलग जाति के कबीले के लोग होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया के देश के अंदर रहते हैं। मिज़ोरम, मेघालय, जैसे कि हम कहते हैं, वहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल अलग तरह का है। जो कश्मीर लद्दाख का जो कल्चर है वो अलग है। तो ऐसे ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हम क्या है कि वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं। यहाँ पर उनके पास राइट है कि वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं। ठीक। फर्दर इट से दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड only of religion, race, caste and language. It provide the right to an individual citizen. यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किसी स्कूल के अंदर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता, उनको एडमिशन वहाँ पर मिलेगा। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन इन बोथ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटीज़. However, the rights are not necessarily restricted to minority only, as it is commonly assumed to be. It includes minority as well as majority. तो सीधा सा इस राइट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जो आपके जो रिलीजन है और जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये राइट है। तो ये लोग अपनी अलग से लैंग्वेज रख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं और कोई इनके ऊपर दूसरों का कल्चर, अपना कल्चर नहीं थोप सकता। तो ये इनकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। इनके मतलब अपने कल्चर को, अपने जो तरीक़ा है रहने का, रिलीजन का, उसके ऊपर प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. Article 13 gives power to minorities to establish their एजुकेशनल सिस्टम. मेनली यहाँ पर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है माइनॉरिटीज़ कमिटीज़. जैसे आप देखते भी होंगे कि कुछ हम अलग अलग जो धर्म के लोग होते हैं उनके यहाँ अलग अलग कॉलेजेस उनके अपने अपने खुले हुए होते हैं और उनके जो गुरु हुए होते हैं कभी कभी जो उनके रिलीजियस ख़ास पर्सन जो होते हैं उनके नाम पे वो खोल डालते हैं. तो उनके पास पूरा राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर. मगर जहाँ पर उन्होंने फ़ंड लिया स्टेट से तो वहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकते. और जो सरकारी स्कूल वहाँ पर भी ऐसा नहीं किया, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी ऐसा नहीं किया जा सकता. इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को. द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि आप अपने चॉइस के हिसाब से इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं. ठीक है. इसमें जो एजुकेशन देंगे आप वो ऐसी हो कि देश के लिए बेहतर हो. उससे जो है कि जो इंसान है वो अपनी जो हम कहेंगे कि जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करें यहाँ पर. ठीक है. द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ minority education shall not be restrict or abrogate the right guaranteed to them. जो पैसे मिलेंगे इसके ज़रिए से उनको, तो उसको वो रोका जा सकता नहीं यहाँ पर. द प्रोविज़न वॉज एडेड बाय आर्टिकल 44 टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इस रिगार्ड द शेयर. इसमें जो आर्टिकल 14 हुआ उसमें भी ये काम किया गया था अमेंडमेंट में. ठीक है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी. स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, भेदभाव नहीं करेगा. जो दूसरे जो हम कहते हैं अलग अलग जो मतलब अलग अलग माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके बीच भेदभाव स्टेट नहीं करेगा यहाँ पर. ठीक है. तो ये क्या है, आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके एजुकेशनल अफेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए. अब ये जो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 31 जो कि ख़त्म हो चुका है मेनली यहाँ पर, तो फिर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. तो ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी है. राइट टू प्रॉपर्टी था, अमेंडमेंट 44 के ज़रिए से इसको ख़त्म कर दिया गया था यहाँ पर. ठीक है. 7th फंडामेंटल राइट्स था ये. ठीक है. इसका मतलब ये था कि किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट ज़मीन को छीन नहीं सकती. बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि पहला जो अमेंडमेंट होता है वो इसी की नहीं होता है कि ज़मीन को कैसे लिया जाए. शेड्यूल 9 जोड़ा जाता है इसके अंदर आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. फिर 31A 31B देन 31C जोड़ा जाता है इसके अंदर, देखते हैं हम.
क्या क्या होता है। हाउएवर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक राइट है अमेंडमेंट 44th एक्ट 1970 एक्ट एबॉलिश्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, इट मेड अ लीगल राइट बना देगा इसको, ठीक है। और इसको बाद में आर्टिकल 300A में जोड़ देगा इसको, ले जाके कितनी दूर कर दिया इसको, ठीक है। पहला इसमें क्या देखते हैं, आर्टिकल 31 के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया। पहला अमेंडमेंट तो खासतर इसके लिए था, चौथा अमेंडमेंट, 7वां अमेंडमेंट, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ, आर्टिकल में क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 31A 31B जोड़ा गया इसके अंदर। 31A क्या कहता है इसके अंदर, इट सेव 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड invalidated on the ground of contravention of the fundamental rights confined by the article 14 and article 19 it include। मतलब ये जो राइट थे आर्टिकल 31A को जब जोड़ा गया तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। ख़ासतौर पे इसके अंदर 5 पॉइंट जोड़े गए थे। इसके अंदर कैटेगरी थी कि स्टेट ज़मीन को कैसे ले सकता है, मतलब स्टेट ने अपनी भलाई के मारे कुछ कोशिश करी यहाँ पर। आर्टिकल इसमें पहला क्या क्या जाता है, क्या कहा गया है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, यानी कि ज़मीन को अधिग्रहण, ज़मीन पर कब्जा करना, जो स्टेट जो है ज़मीन को ले सकता है, उससे जुड़े हुए अधिकार हैं पहली कैटेगरी के अंदर 31A के अंदर। दूसरा है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय द स्टेट। यहाँ पर क्या है कि ज़मीन को स्टेट जो है पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लेगा। यहाँ पर क्या है कि उन पर कंट्रोल कर लेगा, जिनकी हैं उनके पास तो रहेगी, उनका अधिकार भी रहेगा उसके ऊपर, मगर कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट करेगा, सरकार करेगी उसको। एमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब कई सारे अलग अलग कॉरपोरेशन से उनको मिला के बड़ी संस्था बना देना, जो कि जब शुरुआत के अंदर जब हम कहते हैं भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत करना ज़रूरी था, ऐसा हुआ भी। फिर आता है एक्सटिंग्विशमेंट एंड और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ कॉरपोरेशंस। जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उनके जो अधिकार थे उनको मॉडिफाइड किया गया, घटाया गया, बढ़ाया गया, जिनके अधिकार थे डायरेक्टर्स के उनके अधिकारों को। देन एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस, जो ज़मीन जो खनन था उसके पट्टे ख़त्म किए गए या फिर उनको जो नए तरीके से दोबारा चालू किया गया। इट ऑल्सो प्रोवाइड द गारंटेड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, यानी कि जो स्टेट ज़मीन को लेगा, जो ज़मीन को स्टेट अपने कब्ज़े में लेगा, अधिग्रहण में लेगा, उसके लिए जो कंपनसेशन दिया जाएगा उसके लिए बारे में प्रोवाइड्स में गारंटी दी गई थी यहाँ पर। आर्टिकल 31B, ये आर्टिकल 31A से ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 31A जो करता है वो इन सिर्फ 5 जो राइट दिए गए हैं इनके ऊपर काम करता है, मगर 31B जो है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो 9th शेड्यूल जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में, तो उसके अंदर 13 कानून थे जो कहते हैं ज़मीन जो स्टेट है, सरकार जो है ज़मीन कैसे कैसे ले सकती है। तो ये जो 9th शेड्यूल के अंदर जो भी अधिकार जब शामिल हैं और जो बाद में शामिल किए जाएंगे ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा कि कोर्ट के अंदर उसको फंडामेंटल राइट के बेस के ऊपर चैलेंज ना किया जाए, इनवैलिड ना किया जा सके यहाँ पर, ठीक है। बहुत समझने वाली बात है, वो छोटी सी चीज़ है, मगर यहाँ पर इसमें क्या है, मगर क्या हुआ यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट IRCOLO केस के अंदर क्या कहा भाई कि 9th शेड्यूल क्या है फिर भी स्क्रूटिनी के नहीं खुला हुआ, क्योंकि इसमें क्या किया गया था 31B के अंदर ये कहा गया था कि भाई इसमें कोई चैलेंज नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर कोई बात उठाई नहीं जाएगी जो हम काम करेंगे इसके, तो मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अंदर फिर भी कह दी कि नहीं हम बात कर सकते हैं, हम जांच करवा सकते हैं इसकी। और इस बीच में यहाँ पे एक चीज़ सुनने में आई थी हमें, जब हम पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो आप वहाँ से उसको, तो वहाँ से निकल के आता है इस बारे में भी कि क्या चीज़ है।
केशव नंद भारती केस में निकल के आता है 1976 के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम। अब आता है 31C। दो प्रोविजन किए गए थे इसके अंदर। पहला क्या था, दैट नो लॉ दैट सीक टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 2049 B and C shall be declared void on the ground of fundamental rights conferred by the Article 14, Article 90। इसमें कहा गया है कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो आर्टिकल जो बताए गए हैं 39 और 40 B में और C में, तो उसको वॉइड किया जाएगा, गलत कहा जाएगा किसके बेस के ऊपर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में, ठीक है। ठीक है, बाद में इसको हम क्या कहते हैं, एग्जेम्पशन ही यहाँ पर रह चुके हैं ये। अब आगे हम बात करते हैं, जो अपना आखिरी हमारा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जो आपकी सारे अधिकार हमने पढ़े सारे के सारे, अगर इनमें से कोई अधिकार आपको नहीं मिलता 31 को छोड़ के, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आपको अधिकार आपका मिल जाएगा। आप इसको इन्फोर्स करा सकते हैं जाके वहाँ से, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल हैं, ठीक है। मोस्ट इसको हम ये मानते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये इसकी सोल है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है वो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल की जो राइट का जो सोल है वो यही है, रूह है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये इन सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट करता है। इट कन्फर द राइट टू रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीवाइड citizen. The Supreme Court has ruled that Article 32 is a basic feature of Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको ना तो आप अब्रिज कर सकते हो, मतलब चेंज ऊपर से इसको कुछ और बना सकते हैं कानून, मतलब कि ये रहेगा। जैसे कि इन्होंने कहा 31A जोड़ दिया, 31B जोड़ दिया, आप इसमें कोई जोड़ सकते हैं, जो 32 है वैसे का वैसा ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कर सकते आप, ताकि आप कोई चीज़ गड़बड़ ना कर सकें यहाँ पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट। अब जो ये रिट्स है ना, मैं बनाऊंगा इसकी वीडियो, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, डायरेक्शन, रिट्स जारी कर सकती है इनको इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है इनको एम्पावर करने के लिए भी अपने से डायरेक्शन दे सकती है यहाँ पर है, कि मतलब इसको जो लागू करने के लिए कानून को, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लोग नहीं पहुँचे वहाँ तक, तो ये काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करके देगी, सरकार जो है कि देगी यहाँ पर। ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही इस आर्टिकल के जरिए से इन्फोर्स किया जा सकता है, बाकी कोई अधिकार इन्फोर्सेबल यहाँ पर नहीं है। द वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स इज़ द सीन क्वा एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द 32। अगर कोई से भी आपका राइट छिनता है, तो ये हमारा लास्ट है यहाँ पर, एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी बुनियाद कैसे रखी गई, मतलब इनकी जो शुरुआत उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर इंडिया के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 सेशंस हैं यहाँ पर, यानी कि 3 स्टेप्स हैं, जिससे पता चलता है हमें कि जो एवोल्यूशन जो डिमांड हुई थी इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स की। फर्स्ट आता है इसके अंदर स्वराज बिल 1895, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, यानी कि भारत के संविधान का जो पहला बिल पेश किया गया, यहाँ पर जो लाया गया वो ये बिल है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर हम देखें कि 1999 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये पावर दी गई कि जो इंडियंस हैं वो उन पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कभी भी उनको कैसे भी उनको अरेस्ट कर सकते हैं। उन पे जो इंडियन हैं उनको कोई कार्रवाई करने की, मतलब बिना किसी रीज़न के उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं यहाँ पर। इसके ख़िलाफ़ बहुत मास प्रोटेस्ट हुए यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडियन की फ्रीडम थी, जो इंडियन लोग थे, उनकी फ्रीडम इसके ज़रिए से एक्सप्लॉइट की गई, दबाया गया, ठीक है, यहाँ पर इंडियंस को।
तो इसको ठीक करने के लिए अपने मतलब जो इंडियंस है उनके राइट्स की डिमांड करने के लिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पर एक बिल बनाया जिसको स्वराज बिल कहा जाता है, यानी कि अपने राज का बिल। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेल्फ गवर्निंग। तो इसमें कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए गए थे यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा एक लीगल मेथड के अंदर बनाया गया पहला बिल था जो इंडियंस ने बनाया था, जिसमें 110 आर्टिकल थे, ठीक है। और इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर मेनली हम 3 जो फंडामेंटल राइट्स कहा गया था उस टाइम के अंदर जो चाहिए थे वो मांगी गई थी। पहला था यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब उस टाइम क्यों रोकी गई थी यहाँ पर कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको डर था कि अगर स्पीच चलती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे हमारे खिलाफ, तो जो जनता है वो दबा नहीं पाएंगे जनता को हम यहाँ पर। देन आता है राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि जासूसी बहुत ज़्यादा की जा रही थी इंडियंस की यहाँ पर, तो जो लोगों की प्राइवेसी है उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पर हो। फिर राइट टू फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब जैसा मतलब कहते हैं राइट टू वोट, ठीक है, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए इंडियंस को, मतलब जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडियंस उनको चुन सकें। तो ये पहला स्टेप यहाँ पर रहा। देन आता है यहाँ पे सेकंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं मद्रास सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1927 का मद्रास सेशन, ठीक है। मद्रास सेशन में यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने डिमांड करी यहाँ पर पूर्ण स्वराज की। यहाँ तो सिर्फ बिल आया, एक बनाया गया, इन्होंने ड्राफ्ट करा इस चीज़ को, मगर ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। मगर यहाँ पर मद्रास सेशन में कांग्रेस ने इस बिल को जाके जो है एक तरह से एक्सेप्ट करा यहाँ पर। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा यहाँ पर, इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो है उसको पेश करा, एंड वो पास हुआ उनकी सभा के अंदर यहाँ पर। और तीसरी चीज़ यहाँ पे थी कि साइमन कमीशन का यहाँ पर उन्होंने बाइकआउट करा। साइमन कमीशन जो है इंडिया में आया था इंडियंस के लिए कि भाई गवर्नमेंट कैसे बनानी है, यहाँ पर कैसे जो व्यवस्था जो मतलब स्थापित करनी है, किस किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे हम यहाँ पर। मगर इसमें एक भी इंडियन सिटीज़न यहाँ पे नहीं था, इंडिया का कोई भी आदमी इसमें नहीं था। तो इसका बाइकआउट किया गया, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं अपने नहीं राइट्स वो खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो है वो एक तरह से फिर से बात निकल के आती है, फ्रीडम के बारे में आती है, ठीक है। फिर आती है देन यहाँ पर आखिरी जो स्टेप है, और बहुत सारे तो फिर हम देखते हैं जो अपना संविधान बनता है वहाँ तो काम चल ही रहा है इसके अंदर। उसकी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ पहले भी, और बनाऊँगा भी कुछ और वीडियोस। आती है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू कौन है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी रिपोर्ट थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिखाया कि भाई हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। लोगों ने उसके अगेंस्ट लोग गए, प्रोटेस्ट करे बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम के जो वायसराय थे उन्होंने इंडियंस से कहा कि भाई तुम आ जाओ, कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा लो, तुम अपना एक लीगल ड्राफ्ट लेकर आ जाओ हमारे पास कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये चैलेंज कर दिया उन्होंने। तो मोतीलाल नेहरू जो कि फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा और वो एक तरह से पूरा ड्राफ्ट बना के लेके गए, ठीक है। मगर इसको साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर डाला, क्योंकि इसके अंदर बात की गई थी जो इंडियन से उनके लिए राइट्स की, कि इंडियन को यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, वोट करने की, आज़ादी से बोलने की, अपने जो अपना हक है उसको लेने की। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर कही गई जो साइमन कमीशन के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है। कि दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि सोवरेंटी की बात की गई थी कि इंडियन जो होंगे वो आज़ाद होंगे अब। तो ये चीज़ यहाँ पर रिजेक्ट की गई। देन बाद में हम देखते हैं कि जब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कमेटीज़ चलती हैं, सेशंस चलते हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे फिर काम चलता ही है। सो ये हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको लगी हो ऐसी भी अच्छी तो लाइक करें, तो वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।